नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर संजय सर आपका स्वागत करते हैं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी बहुत ही जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बच्चों क्योंकि कनिष्क के समय आपके राजनीति की संरचना में और साथ साथ आपकी कला की संरचना, आपकी आर्थिक संरचना, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें परिवर्तन के तौर पर हम कहीं न कहीं एक नई विचारधारा, एक नया रूप देखते हैं, जिसकी वजह से कनिष्क इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि अभी तक भारत पर जितने भी विदेशी सत्ता आई या जितने भी विदेशी लोगों ने भारत पर शासन किया, उनमें प्राचीन इतिहास की अगर बात की जाए तो उनमें सबसे अधिक प्रभाव किसी ने अगर डाला तो वो कौन थे? कुषाण शासक थे। ठीक है, क्योंकि कुषाणों ने भारत के राजनीति के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की कला और संस्कृति को, भारत के खान पान, भारत के पहनावे, भारत के रहन सहन, हर चीज यानी सोसाइटी को भी पूरी तरह इन्होंने क्या किया? अफेक्ट किया यानी प्रभावित किया। आपकी मुद्रा प्रणाली को, आपकी लिपि और भाषा को भी इन्होंने कहीं न कहीं प्रभावित किया। तो यह अगर सल्तनत काल की स्थापना से पहले प्राचीन काल में या प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आप अगर देखने की कोशिश करें तो कुषाण वंश एक ऐसा इतिहास था, एक ऐसा वंश था जिन्होंने भारत के हर क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले विदेशियों में शामिल है। और कुषाणों में भी कौन? कनिष्क। कनिष्क के राज्य काल को या कनिष्क के ड्यूरेशन को एक दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत होती है। तो आज आपकी क्लास बच्चों उसी कनिष्क के जुड़ी हुई है। ठीक है, आज की क्लास में हम कनिष्क के तो चलिए सभी लोग कंटिन्यू क्लास से जुड़ जाओ बच्चों। बहुत अच्छी बात, आप सभी लोग क्लास से जुड़े हो फटाफट। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं कनिष्क के समय। देखिए आज का आपका टॉपिक है कनिष्क। ठीक है, ये आपका टॉपिक है बच्चों। कहा जाता है कि कनिष्क से पहले कुषाण वंश में कुजुल कडफिशेस, कनिष्क से पहले कुषाण वंश में कुजुल कडफिशेस दिखाई देता है। कुजुल कडफिशेस और इसके बाद बीम कडफिशेस। इसके बाद जो शासक आता है वो है बीम कडफिशेस। इन दो शासकों के बाद कुषाण वंश में अगला जो शासक आया है वो है कनिष्क। लेकिन कहा जाता है कि बीम कडफिशेस और कनिष्क के ड्यूरेशन के बीच थोड़ा सा गैप था और इस थोड़े से गैप का लाभ उठाया था तक्षशिला का गवर्नर। तक्षशिला का एक गवर्नर था जिसने इस अंतराल का लाभ उठाया, यानी बीम कडफिशेस के मरने के बाद तक्षशिला के गवर्नर ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करने की कोशिश किया, लेकिन कनिष्क ने इसे क्या किया? पराजित कर दिया। और इसको पराजित करने के बाद कुषाण साम्राज्य की सत्ता को कनिष्क ने अपने हाथ में लिया। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि कुषाण वंश में कनिष्क एक ऐसा राजा है बच्चों, कुषाण वंश में कनिष्क एक ऐसा राजा है जिसके जन्म, जिसके वंश, जिसकी उत्पत्ति, जिसके प्रारंभिक जीवन को लेकर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कहा जाता है कि कनिष्क का प्रारंभिक जीवन, कनिष्क का जो इनिशियल लाइफ है, इसकी इनकी जो प्रारंभिक जीवन है, कनिष्क का प्रारंभिक जीवन, इसका वंश, इसकी जाति, इनकी उत्पत्ति, ये कौन था, इसके माता पिता कौन थे, इनकी उत्पत्ति, इन सभी चीजों को लेकर क्या था? एक विवाद था। कहा जाता है कि इन सारी बातों को लेकर कनिष्क के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए तो कहा जाता है कि हर इतिहासकार ने कनिष्क को लेकर अपने तरह से अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया है। ठीक है, यहाँ पर कहा जाता है कि कनिष्क के वंश को लेकर, इसके राज्यारोहण को लेकर, यानी कब यह सत्ता में, यानी कब यह अस्तित्व में आया, इसको लेकर अलग अलग इतिहासकारों में क्या है? अलग अलग मतभेद है। ठीक है, माफ करना बच्चों,
आवाज अभी साउंड सही हुआ बच्चों? माफ करना बच्चों, अभी साउंड सही हो गया? चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। साउंड सही हुआ बच्चों? ओके, माफ करना बच्चों, माइक मिस कर गया था, माइक ध्यान से मिस हो गई थी। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने बात किया कि कनिष्क से पहले दो राजाओं या दो शासकों ने शासन किया था कुषाण वंश में। पहला आपका कुजुल कड़फिसेस और दूसरा आपका विम कड़फिसेस। अपनी संख्या को इंक्रीज करिए आप लोग, संख्या बढ़ाओ बच्चों अपनी। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा था कि कनिष्क से पहले कुषाण वंश में दो शासकों ने राज किया। पहला कुजुल कड़फिसेस, दूसरा भीम कड़फिसेस। इन दोनों की चर्चा हम कल कर चुके थे। इसके बाद हमने ये कहा कि भीम कड़फिसेस के मरने के बाद तक्षशिला के गवर्नर ने अपने आप को स्वतंत्र शासक की तरह बर्ताव करना शुरू किया। इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किया, लेकिन कनिष्क ने इसे पराजित करके कुषाण वंश की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन कहा जाता है कि कुषाण वंश में कनिष्क एक ऐसा राजा है जिसके प्रारंभिक जीवन, वंश, जाति और उत्पत्ति को लेकर एक अंधकार बना हुआ है। एक अंधकार बना होने का मतलब है कि बहुत ही अस्पष्ट हमें ये पता नहीं चल पाता कि यह किससे पैदा हुआ है, कहां से आया है, इसका वंश या जात इसकी क्या है। तो जब इन बातों को लेकर डाउट है, यानी कनिष्क के प्रारंभिक जीवन को लेकर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है, तो हर इतिहासकार ने अपने अनुसार इंटरप्रिटेशन इसका किया है। सभी ने अपने अनुसार बताने की कोशिश किया है कि यह कब सत्ता में आया और इसने कब जो है सत्ता को ग्रहण किया, या किस शाखा से या किस वंश या जात से था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करने की कोशिश किया है। लेकिन उस व्याख्या को जानने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किन किन स्रोतों से हम कनिष्क के विषय में जान पाते हैं, या कनिष्क के विषय में जानने का आधार क्या है, बेस क्या है। तो देखिए, कहा जाता है कि हमें तीन तरह के आधार दिखते हैं। एक स्क्रिप्ट, अभिलेखों से भी हमें कनिष्क के विषय में जानकारी होती है। अभिलेख हो गए, मुद्रा, अभिलेख, मुद्रा, विदेशी यात्रियों में वेनशांग, विदेशी यात्रियों में वेनशांग, ये हमारे पास आधार हैं जो कुषाण वंश के विषय में जानकारी हमें देते हैं, या बेसिकली कहिए तो कनिष्क के विषय में जानकारी देते हैं। अभिलेखों में अगर आप देखें कनिष्क के समय कौन कौन से अभिलेख थे जो कनिष्क के हैं। पहला है रैवतक अभिलेख। कनिष्क के बारे में जानकारी किन किन अभिलेखों से मिलती है हमको बच्चों? रैवतक अभिलेख जो अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल में है। इसके बाद मणिक्याल अभिलेख, मणिक्याल अभिलेख से इसके पंजाब विजय की जानकारी मिलती है। इसके बाद सुई बिहार अभिलेख, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, सुई बिहार अभिलेख। इसके बाद सांची अभिलेख, इसके बाद मथुरा अभिलेख इसके जीवन का अंतिम अभिलेख माना जाता है। ये स्क्रिप्ट हैं जिनसे हमें माने कनिष्क के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये अभिलेख किसके हैं? कनिष्क के अभिलेख हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कनिष्क के विषय में हमें क्या जानकारी मिलती है, या इतिहासकारों ने कनिष्क को लेकर किस तरह से व्याख्या करने की कोशिश किया है। ठीक, वंश और राज्यारोहण को देखने की कोशिश करेंगे कि कनिष्क के राज्यारोहण और वंश को लेकर इतिहासकारों ने क्या मत व्यक्त किया है। ठीक है, तो चलिए व्यक्त किया है उसको देख लेते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि इसके वंश को लेकर एक इतिहासकार हैं बच्चों जिनका नाम है स्टेनफोनो। एक इतिहासकार है जिनका नाम है स्टेनफोनो।
स्टेनफोनो ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि कनिष्क जो है, इन्होंने कहा कि कनिष्क छोटी यूची शाखा से था, छोट से था। इनका कहना है कि कनिष्क जो है छोटी ऊंची शाखा से संबंध रखता था, यानी ये बड़ी ऊंची शाखा से जुड़ा हुआ नहीं था, ये दूसरी ऊंची शाखा का मेंबर था, यानी उस वंशावली का नहीं था जिस वंशावली से कौन थे? बिम कड़फिशेस या कुजुल कड़फिशेस। ठीक है, लेकिन बच्चों कहा जाता है कि जब रैवतक अभिलेख को पढ़ा गया, रैवतक अभिलेख जो सुरकोटल में पाया गया है, कल हमने उसकी चर्चा भी किया था रैवतक अभिलेख का, जिसको खोजा था किसने? कहा जाता है रैवतक अभिलेख को बच्चों खोजना विकनर महोदय ने रैवतक अभिलेख को खोजा था, जिसकी लिपि कीलक है, भाषा उसकी क्या है? यूनानी है। तो कहा जाता है में ये कहा गया है कि जो कनिष्क है ये विम कड़फिशेस का क्या है? पुत्र है। देखिए लेख में, रैवतक अभिलेख में कनिष्क को, रैवतक अभिलेख में कनिष्क को बिम कड़फिशेस का पुत्र कहा गया है। बिम कड़फिशेस का पुत्र कहा गया है। अब आप यहां पर थोड़ा सा देखिए, अगर ये यूची शाखा से होता, छोटी यूची शाखा से होता, तो फिर ये बिम कड़फिशेस का पुत्र न होता, क्योंकि जिस से बिम कड़फिशेस है उसी ऊंची शाखा से कनिष्क भी होगा अगर यह इसका पुत्र है। और इस स्क्रिप्ट में रैवतक अभिलेख में इसी में वंश है कुषाणों की। रैवतक अभिलेख इसी, ये कहां पर है? ये सुरखकोटल में है। कहां पर बच्चों? सुरखकोटल। ये कहां है? अफगानिस्तान में है। कहते हैं कि इसकी खोज किसने किया था? विकनर ने किया था। विकनर ने किया था। इसकी जो लिपि है कीलक लिपि है, भाषा इसकी जो है यूनानी भाषा है। कहा जाता है कि इस अभिलेख में बच्चों सबसे बड़ी खास बात है कि इसी में वंशावली दी गई है। इसी में कुषाण वंश की क्या है? वंशावली है। और इसी अभिलेख से कनिष्क के राज्य विस्तार की जानकारी भी अभी मैं आपको दूंगा। ठीक है, इस अभिलेख में कनिष्क ने स्वयं कहा है कि वह बिम कड़फिशेस का क्या है? पुत्र है। और इसके साथ साथ अपने को देवपुत्र कहता है। इसके साथ साथ अपने को वो क्या कहता है? देवपुत्र कहता है। और कहा जाता है कि यह उपाधि जो है कनिष्क ने कहां से ऑब्जर्व किया? कहां से बच्चों? चीन से। कहां से लिया इसने? चीन से। कहा जाता है कि इस तरह की संकल्पना हमें कहां दिखती है? चीन में दिखती है। इस तरह की संकल्पना चीन में दिखती है। तो ये इस बात को सिद्ध करती है कि यह यूची शाखा से ही था। कहा जाता है कि इससे यह प्रूफ हो गया कि यह यूची शाखा से ही था, क्योंकि उसी चीन से आया है जहां से उसी चीन में ही यह यूची शाखा भी रहती थी। तो चीन में जिन परंपराओं का प्रचलन था उस परंपरा को इसने भी क्या किया? अपनाया। दूसरी बात कि यह छोटी यूची शाखा से इसलिए नहीं है क्योंकि यह स्वयं अपने को बिम कड़फिशेस का क्या कहता है? पुत्र कहता है। और सुनिए दूसरी बात, तो दो बातों से हमने प्रूफ किया। तीसरी बात, कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार हैं, कुछ इतिहासकार में हम दो लोगों का नाम लेंगे, फ्लिट और कैनेडी। दो इतिहासकारों का नाम लेंगे बच्चों, फ्लिट और कैनेडी। फ्लिट एवं कैनेडी, ये दो बड़े इतिहासकार हैं। इन दोनों का ये मानना है कि कनिष्क जो है कुजुल कड़फिशेस और बिम कड़फिशेस से पहले सत्ता में था। यानी इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि कनिष्क जो है बिम कड़फिशेस का बेटा है। यानी इनका यह कहना है कि ये जो कनिष्क है, कनिष्क फर्स्ट आप इसको कहिए, क्योंकि अभी कनिष्क सेकंड और थर्ड भी आएंगे बच्चों। और बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही कि नहीं? यहां थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कहा जाता है कि यहां पर कन्फ्लिक्ट ये है कि दो लोगों में हमने किनकी बात किया? फ्लिट और कैनेडी की बात किया। ये दो ऐसे इतिहासकार हैं
दो ऐसे इतिहासकार हैं बच्चों जो ये कहते हैं कि कनिष्क जो है ये बिम खटपिसेस और कुजुल खटपिसेस से पहले शासक बना था, यानी उनसे भी पहले ये राजा था। तो इनका आधार पूरी तरह से क्या है, एकदम आधार है एकदम गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जब तक्षशिला में उत्खनन कार्य किया गया, जब तक्षशिला में खुदाई हुई, तक्षशिला में जो सांस्कृतिक अनुक्रम मिला है यहां से तक्षशिला से, उसमें जो है सबसे नीचे कुजुल कटपिस है। सबसे नीचे कौन है, कुजुल कटपिस है बच्चों। उसके बाद विम है, उसके बाद बिम कटपिसेस है, और इसके बाद जो है कनिष्क के समय की विशेषता कम होती है। तो इस बेस पर देखा जाए तो कनिष्क कहीं न कहीं बिम कटपिसेस के बाद शासक बनता है। तो इस डाउट को लेकर देखिए अलग अलग इतिहासकारों ने कनिष्क के राज्यारोहण की भी अलग अलग तिथियां बताने की कोशिश किया है। जैसे आप देखेंगे आरजी भंडारकर महोदय, इन्होंने कहा कि कनिष्क का राज्यारोहण 278 ईस्वी में हुआ। 278 ईस्वी माने गुप्त काल से जस्ट पहले। तो आप गौर करिए, समुद्रगुप्त कुषाण वंश के राजा केदार को पराजित करता है, और केदार कुषाण वंश का अंतिम राजा है। केदार कुषाण वंश का अंतिम राजा है, और कुषाण वंश का ड्यूरेशन एक लंबा ड्यूरेशन माना जाता है। तो यह भी उचित नहीं ठहरता कि राज्यारोहण कनिष्क का 278 ईस्वी का है। मार्शल महोदय, मार्शल और स्मिथ, ये दो अन्य इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, कनिष्क का ड्यूरेशन 125 ईस्वी में राज्यारोहण इसका हुआ। तो इन दोनों की बातें पूरी तरह से निराधार हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई तर्क या लॉजिक उचित तौर पर नहीं दे पाए ये लोग। ठीक है। दूसरी बात, कहा जाता है कि किन लोगों ने या किन इतिहासकारों ने यह माना कि नहीं, कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ, जिसे आप शक संवत के नाम से जानते हैं। यानी किन किन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, या किन किन इतिहासकारों ने इस बात को माना कि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में यानी शक संवत में 78 शक संवत में हुआ, और उस शक संवत को चलाने वाला भी कौन है, कनिष्क है। तो चलिए देखिए कौन कौन मानते हैं। देखिए कनिष्क का ड्यूरेशन कौन कौन 78 ईस्वी से 101 ईस्वी मानते हैं। कौन कौन इसमें आते हैं, इसमें आते हैं बच्चों फर्ग्यूसन, एस.सी. राय चौधरी, H.C. राय चौधरी, S.C. राय चौधरी। एक फर्गुसन देखिए, और एक ये भारतीय इतिहासकार हैं। ठीक है। कहा जाता है इसके अतिरिक्त जो है दो अन्य पाश्चात्य इतिहासकार हैं, जिनका एक नाम है ओल्डबर्ग और दूसरा है रैप्सन। इन लोगों का यह मानना है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, 78 ईस्वी में हुआ, और इसी को क्या कहते हैं, शक संवत कहते हैं। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, शक संवत कहते हैं। ठीक है। तो ये हुआ इसके राज्यारोहण, कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ। और किन किन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, किसने प्रमाणित किया कि नहीं 78 ईस्वी है, तो S.C. राय चौधरी, रैप्सन, फर्गुसन और ओल्डबर्ग ने। इन लोगों का यह मानना है कि नहीं, इसका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ। एक इसमें और महान विद्वान है, उनका नाम भी शामिल कर सकते हैं आप, A.L. बासम साहब, जिन्होंने धर्म पर, भारत के रिलीजन पर इनका बहुत बड़ा रिसर्च है। और रिलीजन में से संबंधित अगर कोई किताब पढ़नी हो तो आप A.L. बासम की किताब पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं इनकी। तो कहा जाता है A.L. बासम का नाम भी आप इसमें डाल लीजिए। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा देखिए कि इनकी उपाधियां क्या क्या हैं। ठीक है। A.L. बासम में ये वाला स होगा शायद। ठीक है। तो कहते हैं कि इनकी उपाधि को अगर देखिए, टाइटल, किन किन उपाधियों को कनिष्क ने धारण किया था वो भी पूछा जाता है। ठीक। तो चलिए उपाधि की चर्चा हम कर लेते हैं, कौन कौन से टाइटल कनिष्क ने धारण किया। तो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है बच्चों इसकी देवपुत्र। अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या करने की जरूरत है आगे।
शाहानुशाही, शाहानुशाही, शाहानुशाही कहा जाता है। यह उपाधि प्रयाग प्रशस्ति में प्राप्त हुई बच्चों। प्रयाग प्रशस्ति यानी कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और यह प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की है। ठीक है, यह प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की है। इसके साथ साथ इसकी एक उपाधि और थी, शहंशाह। ठीक है, शहंशाह को उनकी भाषा में साओ नाओ साओ कहा जाता था। साओ, देखिए, साओ नाओ साओ कहा जाता था। साओ नाओ साओ कहा जाता था। इसका हिंदी है शहंशाह। ये भी कनिष्क की उपाधि थी। ठीक है, और एक उपाधि इनकी और है बच्चों, और वह उपाधि इनकी है, कहा जाता है कि इनको जो है कभी कभी कहीं कहीं जो है एक नाम इनका ईरानी नाम आता है। उनको माने ईरानी शब्दों में कहा गया है, सॉरी आप कह सकते हैं कि फारसी शब्द में यानी फारसी भाषा में कहा गया है। तो वह नाम है साव नानो साव कनिष्के। साव नानो साव कनिष्के, साव नानो साव कनिष्के। और ये फारसी में कहा गया है। किस भाषा में? फारसी में। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि कनिष्क जो है अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण करेगा। इसके राज्य की बहुत सारी सीमाएं वर्तमान मुस्लिम क्षेत्रों में दिखाई देंगी। जो आपका ईरान तुर्की का जो क्षेत्र है काशगर, वहां पर इनकी सत्ता दिखाई देगी। तो वहां पर इनको इन नामों से संबोधित किया गया है, साव नानो साव कनिष्के। ठीक है, इस नाम से संबोधित किया गया है और ये फारसी शब्द है बच्चों। तो कनिष्क की उपाधियां कितनी हो गई? 4। ये चारों उपाधियां कनिष्क की आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हो गई कनिष्क के टाइटल, ये हो गया कनिष्क का राज्यारोहण। अब हम देखेंगे कि कनिष्क का राज्य विस्तार कहां तक था और कनिष्क के राज्य विस्तार को किस तरीके से आप समझने की कोशिश करते हैं, कैसे आप समझ पाते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, चलिए अब भारत का एक मैप बनाते हैं। राजनीतिक विस्तार, देखिए हमने आपको बताया था कि विम कडफिसेस के समय कहीं न कहीं कनिष्क का जो सामान्य कुषाण वंश जो है वो यहाँ तक विस्तारित हो चुका था। मथुरा, ये है आपका मथुरा, न केवल मथुरा बल्कि कौशाम्बी में भी उसकी कुछ मुद्राएं पाई गई हैं। तो यानी आप कह सकते हो कि जो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ये संपूर्ण क्षेत्र जो है ये कनिष्क के सत्ता में आने से पहले कुषाण राज्य में शामिल था। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर तक्षशिला में, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि तक्षशिला में विद्रोह हो चुका था भीम कटपिसेस के मरने के बाद। तक्षशिला अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया था। यहाँ पर एक गवर्नर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यानी कहने का मतलब है कि तक्षशिला को कनिष्क ने क्या किया होगा? जीता होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से तक्षशिला से कनिष्क का मुद्राएं कनिष्क की पाई गई हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं कि कनिष्क के राज्य में तक्षशिला क्या था? शामिल था। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप समझेंगे कि कनिष्क का राज्य विस्तार कहां तक था। चलिए देखिए, तो पहला आधार है रैवतक अभिलेख। बच्चों देखिए, कनिष्क के राज्य विस्तार की पहली जानकारी हमको मिलती है किस अभिलेख से? रैवतक अभिलेख से।
तो इससे कैसे पता चलती है? कहा जाता है कि रैवतक अभिलेख में कनिष्क अपने समय के नगरों का उल्लेख करता है, यानी इसमें उसने अपने समय के नगरों का उल्लेख किया है। तो कनिष्क के समय के नगर कौन कौन से थे जिनका नाम इसमें आता है? तो इसमें जो नाम आया है उसमें कौशांबी है, कौशांबी, साकेत, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, चंपा, चंपा, ये वो नगर हैं जिनका उल्लेख कौटिल्य के इस अभिलेख में, कनिष्क के इस अभिलेख में आया है। अब आप मुझे बताइए कि इन नगरों के नाम से आप क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं ये नगर उसके राज्य में रहे होंगे, तभी तो इन नामों का उल्लेख उसने किया। इन नगरों के नाम से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि कहीं न कहीं मध्य गंगा घाटी तक, यानी कनिष्क का जो साम्राज्य था वो कहां तक आ चुका है, वो यहां तक आ चुका है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, कहा जाता है कि इन नगरों में आपका एक नगर है उज्जैनी, जो आपको पड़ेगा कहां पर, यहां पर। तो दक्षिण में कहीं न कहीं इसका राज्य जो है विंध्य की श्रेणियों के नीचे तक था। दूसरा, आप अगर देखेंगे तो पूरब में जो सबसे पूर्वी नाम आया है वो है चंपा का, चंपा। और आप जानते हैं कि ये चंपा अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, और कहीं न कहीं ये चंपा जो है वर्तमान में पूर्वी बिहार की सीमा पर है। तो ये माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यहां तक जो है कनिष्क के साम्राज्य की सीमा क्या थी, फैली हुई थी। ठीक है। यानी भारत के भूमि पर अगर देखें तो ये वाराणसी वगैरह पूरा कनिष्क के साम्राज्य में शामिल था, सारनाथ भी कनिष्क के साम्राज्य में शामिल है। तो सारनाथ और कनिष्क, सारनाथ तो पूरी तरह कनिष्क के साम्राज्य में शामिल था, इसका स्पष्ट प्रमाण आपको मिलता है क्योंकि वहां से अभिलेख पाए गए हैं। कनिष्क सारनाथ से भी अभिलेख मिला है, कौशांबी से भी अभिलेख मिला है। तो उन दोनों से यह पता चलता है कि सारनाथ, कौशांबी यानी इलाहाबाद का जो क्षेत्र है यह कनिष्क के साम्राज्य के क्या था, अधीन था। देखिए अभी हम सिर्फ एक एक अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। इस अभिलेख से हमें यह लगता है, इसमें एक नगर और आता है जिसका नाम है चंपा, नीचे लिखा हूं। तो इससे यह पता चलता है रैवतक अभिलेख से कि इसकी पूर्वी सीमा जो है वो कहां तक थी, चंपा तक थी। ठीक। तो इन नगरों के नाम से आपको यह पता चल रहा है कि ये जो पूरा भूभाग है वो किसके अधीन है, कनिष्क के अधीन है। लेकिन अभी ये तराई को छोड़ दीजिए, अभी हमने तराई की चर्चा नहीं किया, तराई की चर्चा हमने नहीं किया है। देखिए अब देखिए, कहा जाता है कि इसकी कुछ मुद्राएं, एक अभिलेख है, इसके बाद मुद्रा पे आइए। इसकी कुछ मुद्राएं बंगाल में तामलुक, बंगाल में एक स्थान है तामलुक, इसकी कुछ मुद्राएं बंगाल में तामलुक और उड़ीसा में शिशुपालगढ़, उड़ीसा में शिशुपालगढ़ से पाई गई है। तो इसका इतिहासकारों ने यह अर्थ निकाला है कि यहां पर कनिष्क का प्रत्यक्ष साम्राज्य नहीं रहा होगा। इतिहासकारों ने यह माना कि यहां पर कनिष्क की मुद्राओं का पाया जाना वो कहीं न कहीं व्यापार का क्या कर रहा है, प्रमाण दे रहा है। यानी ये व्यापारिक कारणों की वजह से यहां पर कनिष्क की मुद्राएं पाई गई हैं। यहां पर कनिष्क का डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं रहा होगा। ठीक है, ऐसा मानना इतिहासकारों का बच्चों। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो कनिष्क के समय भारत का जो व्यापार है वो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजबूत कंडीशन में था। इसी समय भारत का जो व्यापार है वो यूनान और रोम से सबसे मजबूत कंडीशन में क्या हुआ, जुड़ा, सबसे मजबूत कंडीशन में जुड़ा इसी समय। अब देखिए, तो ये मुद्राएं यहां तो मिलती हैं, लेकिन इससे हमें कोई ये स्पष्ट जानकारी नहीं है कि नहीं प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहा होगा। अब देखिए दूसरा अभिलेख, कहा जाता है एक अभिलेख है इनका मणिक्याल अभिलेख, एक अभिलेख है, दूसरा अभिलेख मणिक्याल अभिलेख। ये मणिक्याल अभिलेख बच्चों कहां मिला है, पंजाब में। ये मणिक्याल अभिलेख कहां मिला है, पंजाब में। तो इससे ये लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस अभिलेख में ये उल्लेख है कि कनिष्क ने पंजाब क्षेत्र को जीता। अब ये देखिए पंजाब क्षेत्र आपका ये वाला क्षेत्र है भाई, पंजाब पाकिस्तान में भी है, भारत में भी, ये भूभाग, इसको इन्होंने जीता। किस अभिलेख से पता चलता है, मणिक्याल अभिलेख।
मणिक्याल अभिलेख से ये पता चला कि कनिष्क ने पंजाब क्षेत्र को जीता। अब ये देखो आपकी ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी ऐसे बही है। कहा जाता है कि एक अभिलेख है जिसका नाम है सुई विहार, एक अभिलेख है बच्चों सुई विहार। सुई विहार अभिलेख से ये पता चलता है कि कनिष्क ने सिंधु नदी का तराई क्षेत्र जीता। सिंधु नदी का तराई क्षेत्र जीतने का जो प्रमाण मिलता है वो किस अभिलेख से मिलता है? सुई विहार अभिलेख से। सुई विहार अभिलेख कहाँ पाया गया है? ये यहीं पर तक्षशिला के क्षेत्र में सिंधु नदी क्षेत्र के स्थान पर पाया गया है। इससे ये पता चलता है कि इसने सिंधु नदी का जो तराई वाला क्षेत्र है, जो निचला क्षेत्र है, उसको इसने जीता। तो जहां पर आप देखिए रैवतक अभिलेख से इसकी पूर्वी सीमा का पता चलता है, वहीं मणिक्याल अभिलेख और सुई विहार अभिलेख से कहीं न कहीं भारत की पश्चिमी सीमा दिख रही है। लेकिन पश्चिमी सीमा यहीं तक नहीं है, इसकी पश्चिमी सीमा यहीं तक नहीं थी बच्चों। पश्चिमी सीमा कहीं न कहीं इसकी कासगर तक थी, टर्की तक कह सकते हैं आप। अब देखिए अभी हम भारत के भूभाग पर इसके राज्य विस्तार की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए तो ये तो अभिलेखों से हमने चर्चा किया। कहा जाता है कि एक शासक था विजय कीर्ति, जिसकी मदद से इसने श्रावस्ती के क्षेत्र को जीता था। तो श्रावस्ती भी कहीं न कहीं कनिष्क के क्या है? अधीन था। इसके बाद कौटिल्य की राजतरंगिणी में आप देखेंगे तो राजतरंगिणी से ये पता चलता है कि जो कश्मीर है, कश्मीर में एक नगर कनिष्क ने बसाया था जिसे कहा जाता है कनिष्कापुर, जिसे क्या कहते हैं? कनिष्कापुर। तो कनिष्कापुर नामक नगर अगर कनिष्क ने यहां पर बसाया था तो इसका मतलब है कि कश्मीर कनिष्क के क्या था? अधीन था। ठीक। दूसरी कहा जाता है एक नगर यह सिंध नदी के क्षेत्र में बसाया था जिसका नाम था सिरसत। एक दूसरा नगर इसने बसाया था सिरसत। तो दो नगरों की स्थापना इसने किया था। और दूसरी बात कहा जाता है कि कनिष्क का जो साम्राज्य है वो वर्तमान के 9 देशों में क्या था? फैला हुआ था। यानी इसकी जो पूर्वी सीमा थी, पश्चिमी सीमा वो टर्की तक, और पूर्वी सीमा आपके बंगाल के बॉर्डर यानी पूर्वी बिहार तक थी। तो इतने बड़े क्षेत्र को जो आयताकार एक संरचना बन रही है, आयताकार संरचना होने के कारण इसका जो विस्तार था पश्चिम से पूर्व ये बहुत ज्यादा था। इसीलिए इसने 2 राजधानियां बनाई। 2 राजधानियों में दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। मथुरा राजधानी होने से इसका नियंत्रण कहीं न कहीं बिहार के पूर्वी भाग तक हो सका। और दूसरी राजधानी इसने बनाया था किसको? पेशावर को। तो पेशावर राजधानी होने से यह पश्चिमी क्षेत्र तक अपने नियंत्रण को आसानी से क्या किया? बनाए रखा। तो 2 राजधानियां होने की वजह से कहीं न कहीं जो प्रशासनिक नियंत्रण था कनिष्क के साम्राज्य पर कनिष्क का, वह कहीं न कहीं बेहतर कंडीशन में था बच्चों। ठीक है। इससे उसको प्रशासनिक नियंत्रण करना क्या हो गया? आसान हो गया। ठीक। अब देखिए जो मगध है, ये बीच में आपको मगध पड़ेगा। तो मगध पर कनिष्क ने हमला किया था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है श्रीधर्म पिटक निदान सूक्त से। एक सूक्त है जिसका नाम है श्रीधर्म निदान पिटक। श्रीधर्म निदान पिटक ये सूक्त है। इस सूक्त से हमें यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क ने मगध पर हमला किया था। कनिष्क ने कहां पर हमला किया था बच्चों? मगध पर हमला किया था। क्योंकि इस श्रीनिदान पिटक में यह उल्लेख मिलता है कि कनिष्क ने मगध से 3 वस्तुएं ले आया था। क्या क्या लाया? यहीं से उसने अश्वघोष को लाया था जो इसके दरबार में रहा करते थे, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। यहीं से इसने एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया था। अब ये कैसा अद्भुत मुर्गा था ये कनिष्क जानता है, हम आप नहीं जानते। तीसरा, यहीं से उसने बुद्ध का भिक्षा पात्र, प्राप्त किया था। ठीक है। तो 3 चीजें उसने मगध से प्राप्त किया था। क्या क्या? अश्वघोष को, अद्भुत मुर्गा, अब ये किस तरह का मुर्गा था ये मुझे नहीं पता है। ठीक है। बुद्ध का भिक्षा पात्र, ये 3 वस्तुएं मगध से ले गया था कौन?
कनिष्क ले गया था, और यह उल्लेख हमें किस में मिलता है? श्रीनिदान पिटक में मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मगध पर भी उसने अपना नियंत्रण कायम किया था। तो इससे हमें यह जानकारी होती है कि कहीं न कहीं भारत में ये जो मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र है, इस पे कनिष्क ने अपना नियंत्रण किया, और मौर्य साम्राज्य के बाद यह दूसरा साम्राज्य है जिसने दोनों दोआबों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, यानी गंगा यमुना दोआब और इधर सिंध नदी क्षेत्र का दोआब, इन दोनों दोआबों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने वाला ये क्या है? ये आपका दूसरा शासक है मौर्य वंश के बाद। ठीक है, और दूसरी बात कहा जाता है कि मौर्य वंश के बाद जो क्षेत्र जो है स्वतंत्र हो चुके थे, चाहे आप उसको यूनानी क्षेत्र कहिए, उन क्षेत्रों को पुनः हासिल करने वाला कौन था? कनिष्क था। तो जिस तरह से आप चंद्रगुप्त मौर्य को लिबरेटर ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, तो उस दृष्टि से हम कनिष्क को तो नहीं कह सकते, क्योंकि कनिष्क स्वयं क्या था? विदेशी है, लेकिन काम उसने वही किया है जो काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों आपके? अभी तक हमने जितनी बातें किया वो समझ में आई आप लोगों को? चले बेटा आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो इन स्रोतों से क्या पता चलता है कि इन स्रोतों से यह जानकारी हुई कि कनिष्क के साम्राज्य में कहीं न कहीं वर्तमान के 9 देशों का भूभाग क्या था? शामिल था। ठीक है, तो अब हम एक मोटे मोटे माने भौगोलिक क्षेत्र का नाम लिख दे रहे हैं जो कनिष्क के साम्राज्य में क्या थे? शामिल थे। तो कनिष्क के साम्राज्य का स्वरूप कैसा था? अंतरराष्ट्रीय स्वरूप था कनिष्क के साम्राज्य का स्वरूप। कनिष्क के साम्राज्य का स्वरूप, तो स्वरूप कैसा है? अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय क्यों? क्योंकि इसमें कासगर, खोतान, ये क्षेत्र आप समझ रहे हैं ये कहाँ पे है? ये आपके मध्य एशिया टर्की वाले क्षेत्र हैं। कासगर, खोतान, यारकंद, बुखारा, ये जो क्षेत्र हैं इसमें ये सारे क्षेत्र जो है कनिष्क के साम्राज्य में क्या थे? शामिल थे। कंधार, ये सारे क्षेत्र जो है कनिष्क के साम्राज्य में क्या थे? शामिल थे। आप इसमें काबुल भी लिख सकते हैं, समरकंद लिख सकते हैं, जहां का कौन था? बाबर। समरकंद, समरकंद, काबुल, ये सारे क्षेत्र, यानी ये हिंदुस्तान के बाहर के क्षेत्र हैं। बाकी हिंदुस्तान के अंदर का हमने बता ही दिया। हिंदुस्तान के बाहर के ये सारे क्षेत्र किसमें शामिल थे? कनिष्क के साम्राज्य में शामिल थे। यानी कहीं का कहने का जो मतलब है बच्चों कि आज का आपका जो ईरानी क्षेत्र है, मध्य एशिया का जो भूभाग है जिसमें तान वगैरह शामिल है, वो उनका कुछ न कुछ क्षेत्रफल कनिष्क के साम्राज्य में क्या था? शामिल था। ठीक, तो इस तरह एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का स्वरूप इसने क्या किया? निर्मित किया था। लेकिन इनके साथ साथ हम थोड़ी सी चर्चा चीन से कनिष्क के संबंधों को लेकर करेंगे कि कनिष्क का चीन से क्या संबंध था। देखिए, कनिष्क का चीन से क्या संबंध था। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि कनिष्क से पहले बिम कड़फिसेस पहला शासक था जिसने चीन पर आक्रमण किया, और चीन ने बिम कड़फिसेस को क्या किया था? पराजित कर दिया था। कहा जाता है कि कनिष्क, चूंकि जब कनिष्क सत्ता में आया तो कनिष्क भी मध्य एशिया के क्षेत्र को, जो चीनी क्षेत्र के अधीन आता था, उस क्षेत्र को पाना चाहता था। और जब कनिष्क ने ऐसा प्रयास किया तो कहा जाता है कि चीन के लोगों ने इनके ऊपर हमला किया, इन्हें पराजित करके इनके कुछ भूभाग को, कच्छ के रन तक के क्षेत्र को उन लोगों ने क्या किया? जीत लिया। लेकिन उसके बाद एक उल्लेख और आता है, और वह उल्लेख ये है, कहा जाता है कि चीन में इस समय हान
हान वंश की सत्ता थी, जिसका सेनापति जो है, इसका सेनापति पांचाऊ था। सेनापति कौन था? पांचाऊ। कहा जाता है कि मैंने अपने क्षेत्र गंवाने के बावजूद कनिष्क ने हान वंश की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया कि विवाह का प्रस्ताव भेजा, और जब इनके विवाह का प्रस्ताव पहुंचता है चीन में, तो कहा जाता है कि जो सेनापति था पांचाऊ, वह इनके इस प्रस्ताव को क्या करता है? वापस कर देता है। और जब इनका यह प्रस्ताव वापस कर दिया गया, तो कहा जाता है कि इसके बदले दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। दोनों के बीच युद्ध होने के बावजूद कहा जाता है कि यहाँ पर कनिष्क फिर क्या हो जाते हैं? पराजित होते हैं। लेकिन पराजित तो कनिष्क हुए, लेकिन कहा जाता है कि वेनशांग जो एक विदेशी यात्री था, चीन का यात्री था, वेनशांग ये कहता है कि नहीं, सुंगयुन को पार करके कनिष्क ने चीन को क्या किया था? जीता था। सुंगयुन, सुंगयुन मतलब हिमालय, सुंगयुन मतलब क्या? हिमालय। तो हिमालय को पार करके कनिष्क ने क्या किया? पराजित किया था किसको? चीन को। ये उल्लेख, ये पता किससे चलता है? वेनशांग से। यानी इसका ये मतलब हुआ कि एक बार यह क्या हुआ? पराजित हुआ, और दूसरी बार इसने क्या किया? चीन को पराजित किया, और चीनी क्षेत्र को इसने क्या किया? जीता। ये उल्लेख, ये पता चलता है किससे? वेनशांग से। इस तरह कहीं न कहीं चीन के क्षेत्र को जीतने वाला यह पहला भारतीय शासक रहा होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अब देखिए, कहा जाता है कि ये तो रही चीन के संदर्भ में बात, कि चीन की सीमा पर कहीं न कहीं इन्होंने कब्जा किया। इसके बाद ये हो इनका माने कनिष्क के साम्राज्य का अभी तक हमने जो चर्चा किया वो क्या था? पूरा राजनीतिक विस्तार आपने देखा कि कहाँ तक इनके राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। और इसका प्रमाणीकरण इस बात से भी हो जाता है कि इसने चीन को जीता होगा, क्योंकि जो आपका काराकोरम मार्ग है, वर्तमान में आप देखें तो काराकोरम मार्ग जो है बृहद हिमालय के पास पड़ता है। काराकोरम मार्ग जो है वो कनिष्क साम्राज्य के अधीन था। इसका मतलब है कि हिमालय का ऊपरी सेक्शन या हिमालय का जो ऊपरी भाग है वो पूरी तरह कनिष्क साम्राज्य में क्या रहा होगा? शामिल रहा होगा। तो इसी आधार पर वेनशांग कहता है कि इसने कनिष्क ने सुंगयुन को पार किया था। सुंगयुन माने हिमालय को पार किया था, ठीक। और इससे ये पता चलता है उसने जीता होगा। तो कहा जाता है कि जब ये काराकोरम का जो मार्ग है ये कनिष्क साम्राज्य में आने लगा, तो जो चीन से रेशम आता था, जिसे चीनांशुक कहा गया, चीनांशुक, चीन से जो रेशम आता था, कनिष्क अपने इस रास्ते पर उस रेशम को क्या करता था? रोक देता था। और यहां से वो मध्यस्थता की भूमिका निभाता था रोम और यूनान से। यानी जो चीन और रोम के बीच का जो व्यापारिक संबंध था उसमें एक मीडिएटर की भूमिका निभाता था। कौन? कनिष्क। जिससे व्यापारिक लाभ जो है कहीं न कहीं इन दोनों देशों के बीच एक मध्यस्थ होने के कारण इसने व्यापारिक लाभ को क्या किया? अर्जित किया, ठीक। तो ये राजनीतिक विस्तार हो गया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कनिष्क की मुद्रा की, ठीक, क्योंकि मुद्राओं से भी प्रश्न आते हैं। तो चलिए मुद्रा को भी देख लेते हैं। कनिष्क के समय की मुद्रा निर्माण। कनिष्क के समय की मुद्रा, ठीक है। तो अगर हम धातु की बात करें तो धातु के स्तर पर सोना, चांदी और तांबा, सोना, चांदी और तांबा, तीनों धातुओं की मुद्राएं मिली, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे बेहतर गुणवत्ता के सोना, यानी सबसे बेहतर गुणवत्ता के सोने की मुद्राएं कनिष्क के समय ही पाई गई हैं। सबसे बेहतर गुणवत्ता, यानी इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं इसके समय जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? मजबूत थी। क्योंकि मुद्राओं की क्वालिटी देखकर किसी भी अर्थव्यवस्था के पतन और मजबूती को क्या किया जाता है? देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप समझ लीजिए, कहा जाता है कि कनिष्क के समय जो मुद्राएं हैं
कनिष्क के समय जो बच्चों मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं पर हम ईरानी देवता, इन मुद्राओं पर हम ईरानी देवता, इन मुद्राओं पर हम यूनानी देवता, इन मुद्राओं पर हम बौद्ध देवता, बौद्ध धर्म के देवता, इन मुद्राओं पर हम ब्राह्मण धर्म के देवता, यानी ब्राह्मण धर्म के प्रतीक या देवता के प्रमाण पाते हैं। इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब है कि कनिष्क के मुद्रा निर्माण को हम राजनीति से प्रेरित पाते हैं। राजनीति से प्रेरित इसलिए क्योंकि कनिष्क का जो साम्राज्य है बच्चों, वो कहीं न कहीं ईरानी क्षेत्र में भी फैला है, तो वो कहीं न कहीं यूनानी क्षेत्र में भी फैला है, तो भारत में भी फैला है, जहां पर बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों क्या है, मौजूद है। तो कनिष्क की मुद्राओं पर, कनिष्क की मुद्राओं से भी देखकर आप ये कह सकते हैं कि इसका जो राज्य विस्तार रहा होगा वो कहीं न कहीं इन क्षेत्रों तक क्या था, फैला हुआ था। तो इसके मुद्रा पर हमें 4 प्रकार के प्रतीक दिखाई देते हैं। ठीक है, माने 4 धर्मों से जुड़े हुए प्रतीक पाए गए हैं। ठीक, अब प्रतीकों में हम भारत के प्रतीकों को देखें तो कौन कौन से प्रतीक हमें कनिष्क की मुद्रा पे पाए गए हैं। तो चलिए कनिष्क की मुद्रा पर छपने वाले प्रतीकों की बात करें, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात ये बता दें, कहा जाता है कनिष्क के समय के द्विभाषी मुद्राएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। यानी उत्तर पश्चिम भूभाग में देखिए, जो ये क्षेत्र था बच्चों, जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र में ही वह द्विभाषी मुद्राएं जारी करता था, क्योंकि यहाँ पर यूनानी संस्कृति का प्रसार था। लेकिन कनिष्क ने क्या किया कि अब यहाँ पर द्विभाषी मुद्राएं उसने समाप्त करके केवल ईरानी मुद्राओं को क्या किया, यानी ईरानी भाषा में मुद्राएं जारी किया। इससे ये पता चलता है कि जो उत्तर पश्चिम का भूभाग था अब उसका पूरी तरह से भारतीकरण हो चुका था, और जो नया ईरानी क्षेत्र जुड़ा था, यानी फारस का जो क्षेत्र कनिष्क के समय जुड़ा था, उसमें ही कनिष्क को जरूरत थी कि वह ईरानी भाषा में मुद्रा वहां पर चलाए। तो लगभग क्षेत्र का भारतीकरण कनिष्क के समय हो चुका था। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है इसी के समय दिनार मुद्रा, जो सोने की मुद्रा थी, सबसे बेहतर गुणवत्ता में पाई गई। ठीक, इसके कई भाग, कई नाम दिखाई देते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कनिष्क की मुद्राओं पर किन किन चित्रों को छापा गया है तो देखिए, बोधो, बोधो माने बुद्ध, बोधो मतलब बुद्ध का चित्र यहां पर छपा है बच्चों, और खड़े हुए हैं बुद्ध, बुद्ध क्या है, खड़े हुए हैं। इसके बाद स्तूप का चित्र है, स्तूप ये भी बौद्ध धर्म का ही प्रतीक है, स्तूप का चित्र है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ताड़ के वृक्ष, ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष का चित्र है। इसके बाद ओशो, ओशो माने क्या होता है, ओशो माने शिव होता है। इसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा एवं सूर्य, इनके भी चित्र क्या हैं, बने हुए हैं। ठीक है, तो आप देखिए बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों धर्मों के प्रतीक हमें कनिष्क की मुद्राओं पर दिख रहे हैं बच्चों, दोनों धर्मों के प्रतीक हमें कनिष्क की मुद्राओं पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि कनिष्क की मुद्रा पर कहीं न कहीं उनके धार्मिक सहिष्णुता की नीति और उनकी राजनीतिक विस्तार, दोनों चीजें हमें इसकी मुद्राओं से पता चलती हैं। कनिष्क के समय क्या होता था, कनिष्क के समय जो मुद्राएं बनती थी, जैसे मान लीजिए बच्चों ये एक मुद्रा है। अब इस मुद्रा के 2 रूप हैं, यानी 2 इसके पहलू हैं। एक तरफ जो है राजा का चित्र होता था, राजा का चित्र, राजा का नाम, ठीक, उनका अंकन होता था। दूसरी तरफ देवता का चित्र और देवता का नाम और उसका प्रतीक, इन चीजों का चित्रांकन किया जाता था कुषाण समय की मुद्राओं पर। ठीक, और सबसे बेहतर सोने की मुद्राएं इसी समय देखी गई, और संख्या में सबसे अधिक दिनार जो है वो कब देखी गई, वो देखी गई कब, गुप्त काल में। तो नंबर ऑफ कॉइन्स सबसे ज्यादा गुप्त काल में, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे बेहतर कुषाणों के समय। ठीक, अब देखिए कहा जाता है कि इन्होंने समाज पर क्या प्रभाव डाला, यानी कुषाण माने कनिष्क के समय सामाजिक परिवर्तन या परिधानों में क्या परिवर्तन आया, तो उसको भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि कनिष्क के समय बच्चों, कनिष्क के समय एक मुद्रा मिली है, एक मुद्रा मिली है जिसमें
यह कोट पहना है। क्या पहना है? कोट पहना है। कुलही पहना है। कुलही माने होता है टोपी। कुलही मतलब टोपी। ये कोट पहना हुआ है और टोपी पहना हुआ है, और जो माने पैर में जो पहना हुआ है उसे आप सलवार कह सकते हैं, यानी थोड़ा सा टाइट वस्त्र है, उसे सलवार कहा गया है। तो ये पाश्चात्य परिधान है। ये कैसे परिधान है? पाश्चात्य परिधान है, यानी ये यूनानी सभ्यता के प्रतीक हैं। तो कहीं न कहीं कनिष्क के माध्यम से यूनानी संस्कृति आपके भारत में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है, और आज तक आप इनका क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। तो ये परंपराएं जो कनिष्क के समय आई, वो कहीं न कहीं आज सांस्कृतिक निरंतरता के तौर पर वर्तमान में भी क्या है? विद्यमान है। ठीक है। कहा जाता है इसी समय, कनिष्क के समय, घोड़े पर जो नाल होती, घोड़े की नाल, घोड़े में पैर में जो नाल लगती है, नाल लगना शुरू हुई। घोड़े के ऊपर जो काठी रखी जाती है जिसमें पैर फंसाते हैं, वो परंपरा आई, जिससे कहीं न कहीं घोड़े की स्पीड और युद्ध मारक क्षमता वो क्या हो गई? बेहतर हो गई। तो उसमें भी सुधार हुआ और आपके परिधानों में भी क्या हुआ? सुधार हुआ। ठीक। इसके बाद कहा जाता है कि कनिष्क जो है न केवल एक बेहतर योद्धा था, एक साहसी व्यक्ति था, बल्कि इसके साथ साथ एक कहीं न कहीं एक ऐसा व्यक्ति था जो विद्वता में रुचि रखता था, जो साहित्य के निर्माण में भी रुचि रखता था। इसी के समय आप जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या हुआ? आयोजन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, और यह बौद्ध संगीति आपके कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो कहा जाता है कि कश्मीर के कुंडल वन में होने का मतलब कि कश्मीर कनिष्क के अधीन था। दूसरा, यहाँ पर कनिष्कपुर नगर की स्थापना भी उसने किया था। कहते हैं कि इस समिति में, यानी जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई पहली सदी में, इसमें सबसे बड़ा जो परिणाम निकल कर आया कि आपका जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, हीनयानी संप्रदाय और महायानी संप्रदाय। और यहीं पर संस्कृत को भाषा के रूप में बौद्धों ने क्या किया? अपनाया। ठीक। इसमें वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे, और यह पार्श्व के बुलाने पर, एक पार्श्व विद्वान था, उसी के बुलाने पर यह समिति क्या की गई थी? बुलाई गई थी। पार्श्व के कहने पर यह समिति बुलाई गई थी, और इस समिति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। अश्वघोष जो विद्वान है, अश्वघोष आप जानते हैं बेहतर संगीतज्ञ भी थे, ये भी जानते रहिए। अगर आपको जानना हो कि भारतीय इतिहास में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बेहतर संगीतज्ञ थे, बेहतर गाना गा सकते थे, उसमें सबसे पहला नाम आता है समुद्रगुप्त का, उसके बाद अश्वघोष, उसके बाद अश्वघोष, इनका नाम भी आता है। उसके बाद राजा करिकाल संगम वंश का, उसके बाद चेदी वंश के राजा खारवेल। ये ऐसे राजा थे जो संगीत में बेहद रुचि रखते थे, और रुचि के साथ साथ गाना भी जानते थे, संगीत गाते भी थे। भाई समुद्रगुप्त के आपने बीड़ा बजाते हुए देखा है उनकी मुद्राओं पर, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? कनिष्क की। तो कनिष्क के समय बहुत माने कई विद्वान थे जिनकी चर्चा हम कर दे रहे हैं। कौन कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे? कनिष्क के समय कौन कौन विद्वान थे? तो सबसे प्रबल विद्वान कौन था? चरक। चरक कौन है बच्चों? चरक एक चिकित्सक है। कैसा चिकित्सक है? काय चिकित्सक। काय चिकित्सक माने जो शरीर विज्ञान को जानता हो, काय चिकित्सक। काय माने शरीर, काया। काय चिकित्सक माने यही होगा ना, काय चिकित्सक था ये। तो इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता। कहा जाता है कि अलबरूनी जब हिंदुस्तान आया था तो इस ग्रंथ की वो बेहद तारीफ करता है। अलबरूनी ने भी तारीफ किया है, इब्न बतूता ने भी तारीफ किया है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ को उसने चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा था। क्या कहा था बच्चों? चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा था। चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा था, और इसी में आदर्श हॉस्पिटल निर्माण का विधि बताई गई है। आदर्श हॉस्पिटल, हॉस्पिटल माने अस्पताल, आदर्श हॉस्पिटल, इसी में आदर्श हॉस्पिटल, आदर्श हॉस्पिटल निर्माण विधि
आदर्श हॉस्पिटल निर्माण विधि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये उल्लेख इसी चरक संहिता में आते हैं और यह चिकित्सा का एक बहुत बड़ा ग्रंथ था, ठीक, जिसकी आने वाले विद्वानों ने तारीफ किया है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि इनके राज दरबार में और कौन कौन था, तो इनके राज दरबार में और अगर देखें आप तो और कौन है बच्चों, अश्वघोष है। अश्वघोष जो राजकवि के उस पे है पद पर, ये राजकवि के पद पर था अश्वघोष। इसके बाद वसुमित्र था, वसुमित्र। इसके बाद पार्श, देखिए ये वही पार्श है बच्चों जिसने माने चतुर्थ बौद्ध संगीति को आमंत्रित किया था। इसी पार्श ने चतुर्थ बौद्ध संगीति को आमंत्रित किया, चतुर्थ बौद्ध संगीत बुलाया था और इसी के कहने पर यह आयोजित हुई। अगला है आपका मार्तचेक। मार्तचेक, ये कौन मार्तचेक बच्चों, ये लेखक है। मार्तचेक जो है मार्तचेक ये कनिष्क के दरबार का क्या है, लेखक। लेखक मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कोई राजकीय आदेश जब पारित होता था या राजा का कोई आदेश पारित होता था तो उसे ये क्या करता था, लिखता था। ठीक है, इसके बाद एक और है संगरक्ष। संगरक्ष, संगरक्ष को सॉरी इसको ग समझिए, ये ग है। संगरक्ष, संगरक्ष जो है ये कनिष्क का राजपुरोहित है। ये बच्चों कनिष्क का राजपुरोहित है, राजपुरोहित यानी सलाहकार। संगरक्ष जो है ये कनिष्क का क्या था, राजपुरोहित था। और कोई छूट तो नहीं रहा है, अश्वघोष हो गया, वसुमित्र हो गया, मार्तचेक, संगरक्ष। एक यूनानी इंजीनियर था जिसका नाम था एजियोलोसिस, एक यूनानी अभियंता कह सकते बच्चों आप, जो है इसका नाम थोड़ा सा टफ है, एजिसिलाओस इसको कहते हैं, एजिसिलाओस। ये यूनानी था, एजिसिलाओस, ये यूनानी इंजीनियर है, यूनानी इंजीनियर। यूनानी इंजीनियर है ये। ठीक है, तो ये कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कनिष्क के दरबार में थे बच्चों सब। और इसके बाद आपसे मैं कहूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ कहाँ पर इसने विदेशी यात्रियों को भेजा, यानी धर्म प्रचारकों को भेजा, तो कनिष्क ने कासगर, तिब्बत, जापान और चीन, दो हो गए, जापान और चीन, कासगर और तिब्बत, इन 4 स्थानों पर इसने बौद्ध धर्म प्रचारकों को क्या किया था, भेजा था। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। धर्म प्रचारक, धर्म प्रचारक कहाँ कहाँ भेजा, तो एक कासगर, तिब्बत, जापान और चीन, इतने स्थानों पर इसने, यानी अशोक के काम को कहीं न कहीं कनिष्क ने भी क्या किया, आगे बढ़ाया। और अगर आप देखें तो अशोक के बाद अगर बौद्ध धर्म सबसे मजबूत स्थिति में दिखता है तो वो कनिष्क के समय ही दिखता है बच्चों। ठीक है, तो इसी समय आपको गंधार शैली का विकास, यानी गंधार शैली और मथुरा शैली, ये दोनों शैलियों का विकास शुरू होता है। और इसी समय मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया का भी क्या होता है, प्रारंभ होता है, यानी मूर्ति कला पुनः जो है अपने अस्तित्व में आती है। और इसे आप मूर्ति कला के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर डिटेल करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हमने मोटा मोटा आपको कनिष्क के बारे में बताने की कोशिश किया बच्चों। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि कनिष्क ने अपने योगदान से इस साम्राज्य को जितना मजबूत किया था
उतना ही इसके उत्तराधिकारी क्या थे, माने अयोग्य थे। कहा जाता है कि जैसे ही कनिष्क का पतन हुआ, धीरे धीरे उसके साम्राज्य का पतन होना भी शुरू हो गया। लेकिन दो शासकों का सांस्कृतिक योगदान आपके लिए जरूरी है। आप किताब में इसको पढ़ लीजिएगा, चूंकि टाइम ओवर हो गया है। वाशिष्क और हुविष्क, इन दो शासकों को जो इसके क्रम में इसके बाद आते हैं, कनिष्क के बाद वाशिष्क राजा बनेगा, फिर हुविष्क राजा बनेगा। इन दोनों की मुद्राओं का अध्ययन आप कर लीजिएगा। मुद्राओं पे बने हुए जो चित्र हैं, हुविष्क के बारे में तो बताया हूं, वाशिष्क के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो राजा आते हैं, जैसे पहले वाशिष्क आता है, वाशिष्क के बाद हुविष्क आएगा, फिर कनिष्क द्वितीय आएगा, कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव प्रथम, फिर कनिष्क तृतीय, फिर वासुदेव द्वितीय, फिर अंतिम राजा था केदार, जिसको हराया था किसने? समुद्रगुप्त ने। जिसको किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने हराया था। जब समुद्रगुप्त अपनी विजय को चारों दिशाओं में फैला रहा था, उस समय कुषाण शासकों में उसने केदार को पराजित किया था, और केदार ही कुषाण वंश का अंतिम शासक माना जाता है, क्योंकि उसके बाद यह क्षेत्र जो है समुद्रगुप्त यानी गुप्तों के क्या चला गया? अधीन चला गया। तो ये इनकी जो वंशावली है, ठीक है, जो कुजुल कड़फिचे से शुरू होती है और केदार पे जाके क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसमें से वाशिष्क और हुविष्क दो राजाओं को बच्चों आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। टॉपिक टफ था, ठीक है, टॉपिक टफ है, ठीक। तो चलिए हम आपकी क्लास यहाँ पर आज समाप्त करते हैं बच्चों। तो इसी के साथ बहुत सारा प्यार आप लोगों को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।